हेलो, ओके, हेलो, हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए ये माइनस चार्ज है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस करेंगे। किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दूसरा चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू। दोनों को एक साथ मिला लिया तो ये जो कॉम्बिनेशन है, या हम कह सकते हैं ये जो सिस्टम है प्लस क्यू और माइनस क्यू का, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया डी डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि ये पूरा सिस्टम डाइपोल है। इनके बीच की डिस्टेंस डी है, कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है डी है, आप एक्स मान सकते हैं, ठीक है, ए मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, जो भी मानना है वो मान सकते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट, इसकी वजह से एक मूवमेंट क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। ओके, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, इसको हम वेक्टर पी से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। इनमें से कोई एक चार्ज लेंगे, इनमें से कोई एक चार्ज का अमाउंट लेंगे और ये जो डिस्टेंस है वो लेंगे। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो जो हम डिस्टेंस लेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू। कहाँ से, माइनस क्यू से प्लस क्यू की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे। तो ये जो है बन जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। वो कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है। ओके, ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट। ओके, अब इसी डाइपोल मूवमेंट की वजह से हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो हम नेक्स्ट में पोटेंशियल देखते हैं। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आप एक फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ओके, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पॉइंट हो गया पी, जहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ओके, इसको इससे मिला देंगे। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हमने मिड पॉइंट को भी इससे पी पॉइंट से मिला दिया। ओके, अब ये जो एंगल है वो है थीटा। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ ई, इसको बी और इसको ओ नाम दे देता हूँ। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। तो ये ओ से ए की डिस्टेंस या ओ से बी की डिस्टेंस कितनी है, ओ ए आपका हो जाएगा डी बाई टू, कितना हो जाएगा, डी बाई टू, एंड ओ बी भी क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा। ये जो ओ से पी डिस्टेंस है, जो ओ पी है वो आर है, कितना है, आर है। इसको हम प्लस आर नाम दे देते हैं, इसको माइनस आर। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज जो है आपका उससे डिस्टेंस है पी पॉइंट की, और ये जो डिस्टेंस है वो है प्लस क्यू चार्ज की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी पी जो होगा
वो आर प्लस होगा और ए पी जो होगा वो आर माइनस। डिस्टेंस है माइनस और प्लस साइन का मतलब केवल इतना है कि ये माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस है फ्रॉम पी पॉइंट और ये प्लस क्यू चार्ज से है। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो हम V लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन प्लस आर माइनस Q अपॉन माइनस आर। ये पोटेंशियल हो गया आपका, ठीक है, एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q ड्यू टू चार्ज प्लस Q। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये बनेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा, मान लीजिए इसकी वजह से V1 पोटेंशियल है, वो हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन प्लस Q है, Q अपॉन प्लस आर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी। सिमिलरली V2 भी यहाँ पे कितना हो जाएगा ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 Q अपॉन माइनस आर, क्योंकि माइनस Q है, माइनस Q से ये माइनस साइन आ जाएगा। और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तभी जाके V इज इक्वल टू होगा V प्लस V1 प्लस V2। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये। अब यहाँ पे मुझे R प्लस और R माइनस निकालना है। क्या निकालना है, R प्लस एंड R माइनस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसाइन ट्रायंगल रूल लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, कोसाइन ट्रायंगल रूल, कोसाइन लॉ लगाएंगे ट्रायंगल का। क्या होगा, हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से। ये वर्टेक्स का नाम A है, इस वर्टेक्स का नाम B है, इसका नाम C है। ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा हो जाएगा। अब इसके सामने की साइड की जो लेंथ होगी वो A हो जाएगी, B के सामने की जो लेंथ होगी साइड की वो B हो जाएगी, C के सामने की लेंथ वो C हो जाएगी। अब इसका जो फॉर्मूला होते हैं वो कैसे लिखते हैं, कोसाइन का, वो हम फॉर्मूले लिखते हैं ए स्क्वायर। ये ए वाले साइन, ए वाले के सामने एक वाली भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसकी साइड का स्क्वायर प्लस इसकी साइड का स्क्वायर, माइनस 2bc, दोनों का मल्टीप्लाई, और कॉस अल्फा, ये जो एंगल है कॉस अल्फा। ओके, ऐसे ही हम सी के लिए, बी के लिए लिखेंगे, ऐसे ही सी के लिए लिखेंगे, ऐसे ही डी के लिए। तो हमें केवल ये वाले से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में लेता हूँ, कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ, ओ, या हम पूरे सिस्टम के लिए ही लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पूरे सिस्टम के लिए लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, इसके सामने की साइड कितनी है, प्लस, सिमिलरली हम माइनस ले लेते हैं। तो r प्लस माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाली साइड r है और ये वाली d/2 है, ये कितनी हो जाएगी, d/2, और ये भी d/2। तो यहाँ से b स्क्वायर था तो दैट मीन्स r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर यानी कि d/2 का स्क्वायर यानी कि d²/4 हो जाएगा। ओके, माइनस 2r d/2 कॉस, और इसी साइड का ये एंगल होता है थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा जैसे इसमें था। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो r प्लस माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पे माइनस प्लस लिख लो, क्या लिख लो, माइनस प्लस लिख लो। ओके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस प्लस डी आर कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम एक हम कहेंगे कि ये जो आर डिस्टेंस है, यानी कि ये जो पॉइंट पी पॉइंट है, इसकी जो लेंथ है, किसकी, डायपोल की, उस लेंथ से बहुत दूर है। ठीक है, दैट मीन्स जो आर है वो मच मच ग्रेटर देन किससे है, डी से है। ओके, तो दैट मीन्स d/2 से भी ज़्यादा होगी, किससे होगी, d/2 से भी ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो स्क्वायर वाला कंपोनेंट है उसको हम कैंसिल, यानी कि निग्लेजिबल कर लेंगे। एक मिनट थोड़ा, हेलो, हाँ बताओ, हाँ हाँ बताओ। हम्म हम्म। कहाँ फेंक दिया, कब की बात है ये, इससे पूछो। अच्छा, आज मैंने उनको समझाया भी था एक्चुअली। चलो हम कल देखते हैं, कल बात करते हैं फिर इनसे, तीनों से। ठीक। ओके, तो अगर हम ये मान लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ से d²/4 निग्लेजिबल हो जाएगा। देयरफॉर d²/4 इज निग्लेजिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा। ओके, जब ये निग्लेजिबल हो जाएगा तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जो कि r² प्लस माइनस क्या है, r² प्लस, ये अब ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं, इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू होगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस dr cos थीटा। ओके, यहाँ से हम r² बाहर ले लेंगे, तो ये बचेगा प्लस माइनस r बाहर लिए r², तो 1 प्लस माइनस d/r cos थीटा। ओके, अब हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये बनेगा r, अप्रोक्सीमेटली ये r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस dr cos थीटा टू द पावर 1/2। 1 r प्लस माइनस करेंगे क्योंकि मुझे 1 में चाहिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 1/r 1 माइनस प्लस dr cos थीटा
और 1/2 माइनस, ये एक्सप्रेशन जो बनेगा लास्ट में वो ये बनेगा 1/r 1, ये 2 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 dr cos थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे रखेंगे। क्या रखेंगे? यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा और नीचे, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम फर्स्ट। तो हम लिखेंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 1/4πε0 Q। या हम एक काम कर सकते हैं, इसको यूज़ ना करके अभी हम लोग पहले ये पूरा फॉर्मूला ही ऐसे बना लेते हैं, 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस d/2 r² हो जाएगा क्योंकि r का मल्टीप्लाई किया, और cos थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो माइनस प्लस यहाँ पे रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे हमने प्लस माइनस किया है, तो अभी प्लस है और ये जब इसके अंदर माइनस आएगा तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस रहेगा और 1/r और ये बचेगा माइनस माइनस प्लस d/2r² cos थीटा। अब ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे तो d/r², 2 इधर होगा, cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा d/r² cos थीटा। बस इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर किस में रखें, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें रख देंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, तो हम लिखेंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू 1/4πε0, Q बाहर ले लेते हैं तो 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस r माइनस 1/4πε0 Q। इनकी वैल्यू कितनी है, d/r स्क्वायर cos थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 1/4πε0 Q इंटू d/r² cos थीटा। ओके, एक ये फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जा सकता है। दूसरा क्या कहेगा कि यहाँ पे जो QD है, क्या है, QD है वो P है, यानी कि मोमेंट है, तो V पोटेंशियल क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंट, डायपोल मोमेंट।
तो क्या हो जाएगा P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, आप थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया, 0 डिग्री होने का मतलब ये 0 डिग्री एकदम इधर पहुंच जाएगा। 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो P पॉइंट है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया P पॉइंट। तो ये 0 डिग्री एंगल बन जाएगा क्योंकि ये लाइन कहाँ चली जाएगी, इधर जाएगी। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा कहीं P पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो दोनों केसेस के लिए हम निकाल लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि पोटेंशियल हो जाएगा, फर्स्ट केस है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो v क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू P या P इंटू 0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 0। नेक्स्ट है कि थीटा 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी, ये -1 रखोगे तो पोटेंशियल हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से केस बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से ये होगा। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। कैसे, आपको एक रिलेशन पता है जो हम लोग अभी पिछले लेक्चर में ड्राइव किए थे, वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, वो क्या था, वो था कि जो डेल ऑपरेटर है यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, उसी का हम यूज करके हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल से, तो हम क्या करेंगे, डायपोल बना लेंगे पहले। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है। यहाँ से मैंने कोई एक पॉइंट लिया P, थोड़ी सी दूर पे ले लिया। ओके, ये पॉइंट P हो गया। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ओके। ये जो एंगल है वो थीटा है, वो एंगल कितना है थीटा है। ओके, नेक्स्ट ओके, एक और बनाना है। ये पॉइंट P है, तो हम यहाँ पे
पॉइंट पी मान लेते हैं, या हाँ पी ही मान। तो ये इनसे डाइपोल जो है उसको मैंने P1 नाम दिया, कितना दिया P1, और यहाँ पे मैंने दिया P2। ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो आर कैप वाली है, और ये जो क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो थीटा कैप हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? थीटा कैप। क्योंकि एंगल फाई नहीं होगा रोटेट, तो आर और थीटा के टर्म में होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जो कि है डी आर। कितना है? डी आर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट P से P2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? आर डी थीटा है। कितना है? आर डी थीटा। ये हम मान लेते हैं कितना है? आर डी थीटा है, आर डी थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है वो है डिस्प्लेसमेंट एंगल डी थीटा। ओके, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? P से P2 आर डी थीटा। कैसे होगी? आपको पता है अगर आर डी थीटा निकालना है तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क ही निकालना है आपको। क्या निकालना? P2 निकालना है। रेडियस आपको पता है, ये डिस्टेंस हम कितनी मानते हैं? आर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, और एंगल आपने कितना लिया है? डी थीटा। तो P2 कितना हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा। ओके, चल, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल। अब जो डेल ऑपरेटर है, क्या डेल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाता है? डेल ओवर डेल आर कैप वेक्टर प्लस 1 अपॉन आर डेल ओवर डेल थीटा थीटा कैप वेक्टर प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल फाइव इंटू फाइव कैप। ये आपका डेल ऑपरेटर हो गया किसमें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ओके, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये किस में है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाले लेंगे, क्योंकि बीएससी में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आप इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं, तो इसीलिए हम क्या लेते हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेते हैं। और जब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका डाइवर्जेंस लेने की कोशिश करेंगे। तो डाइवर्जेंस लेने के लिए हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो माइनस डेल ऑफ V। V कितना है? 1/4πε0 Q, या P मान लो। क्या? P, ये स्मॉल p ले लिया क्योंकि वहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया है। P अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, देखो लास्ट वाले में मैंने यही लिखा है। कहाँ गया ये? ठीक है, 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हमें इसका क्या करना है? डाइवर्जेंस लेना है। क्या लेना है? डाइवर्जेंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई आर, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा ई थीटा, और ये हो जाएगा इसका क्या? यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो टोटल, और ये एंगल है आपका अल्फा। किससे? जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन। ओके, तो आपको ई ही निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट निकालना है, और ई थीटा और ई आर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। आप देख रहे हैं ये ई आर है और ये थीटा ई थीटा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप करते हैं हम कि इसको डाइवर्जेंस निकालते हैं। डाइवर्जेंस किस का निकालना है? सबसे तो पहले हमें
ई आर का निकालना है। क्या निकालना है? ई आर कंपोनेंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ई आर कंपोनेंट निकालने के लिए इसका ई आर कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है, डेल ओवर डेल आर आर कैप, ओके। और क्या है? पोटेंशियल 1/4πε0, सॉरी, P/r² cos थीटा। अब इसके लिए cos थीटा क्या हो जाएगा? एज अ कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ओके। तो ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। वैसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं टोटल डिफरेंशिएशन तो ये 0 होता है, लेकिन अब ये इसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो ये सब बाहर आ जाएगा। तो ई आर पार्शियल डेरिवेशन में यही होता है। और कितना हो जाएगा? अब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, आर कैप हटा लेंगे थोड़ी देर के लिए, अगर वेक्टर फील्ड वेक्टर नहीं लाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1/4πε0 कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा, P बाहर आ जाएगा, cos थीटा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? d/dr और 1/r², ओके। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 P cos थीटा, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, जो पावर होती है वो क्या आ जाती है? आगे आ जाती है -2 और r की पावर -3 हो जाएगा, ओके। तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा 2, ये नीचे जाएगा अपॉन r³, वो भी माइनस साइन के साथ। किसके साथ? माइनस साइन के साथ, ओके। नेक्स्ट कंपोनेंट, ओके, माइनस पहले से ही होगा इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम पहले से ही एक माइनस लगा के रखेंगे, ओके। तो ई आर हो जाएगा माइनस, ई आर होगा माइनस, ई आर होगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ई आर कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली आपको क्या निकालना है? ये वाला कंपोनेंट निकालना है, ई थीटा। तो ई थीटा क्या हो जाएगा? 1/r डेल ओवर डेल थीटा, और किसका डिफरेंशिएशन करना है? पी का, यानी उसका पोटेंशियल का, तो 1/4πε0 P cos थीटा, ओके, PR² cos थीटा, ओके। यहाँ से 1/r यहाँ बाहर आ गया, 1/4πε0 यहाँ बाहर आ गया, ओके, माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन रहेगा, और P भी बाहर आ गया, R² भी बाहर आ गया, बचा क्या? डेल ओवर डेल थीटा cos थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और r का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4πε0। देखो ये माइनस है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, d/d थीटा cos थीटा को हम क्या लिखते हैं? माइनस साइन थीटा लिखते हैं, ओके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4πε0 हो गया, P हो जाएगा। अब r का r के साथ मल्टीप्लाई, तो r³ हो जाएगा, ओके। और cos थीटा का क्या होगा? साइन थीटा हो गया, cos थीटा का साइन थीटा। ये आ गया आपके पास ई थीटा। दोनों कंपोनेंट आ गए। अब आपको बस क्या करना है?
जब दोनों कंपोनेंट आ गए तो अब आपको ये देखना है अब आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है वेक्टर में, आप लोग पढ़े होंगे 12th में, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी क्या होते थे? वेक्टर थे। तो आर इक्वल टू हम अंडर रूट लगा लेते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है, कितना है 90, तो ये 0 हो जाता है। तो आर कितना बन जाता था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, बाकी 0 हो जाएगा क्योंकि ई आर और ई थीटा के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ओके, तो अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ओके, इतना ठीक है। तो E इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट p आर क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो E इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, अपॉन आर क्यूब कॉमन आ जाएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लिया का स्क्वायर। अब बचा यहाँ पे क्या? देखो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बचेगा। E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ये बाहर आ गया तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ओके, अंडर रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। कितने में? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के टर्म, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हम लिख देंगे इसको E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब और ये अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है। अब इसमें थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका एक्सप्रेशन चेंज होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अगर तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है? E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, p अपॉन आर क्यूब
√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आता है। अब इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे यहाँ से आप, ये मान लीजिए एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, जैसे ये 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, दैट मीन्स ये पॉइंट P कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट केस हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, सेकेंड केस, अब इसको हमने क्या किया, एकदम परपेंडिकुलर कर दिया। क्या कर दिया, परपेंडिकुलर। P पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो अब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा थीटा अगर 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो। ओके, दोनों केसों में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले केस में E जो हो जाएगा 1/4πε0, क्योंकि थीटा 0 है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा P, और ये 1 होगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2r³ हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको 1/4πε0 क्या करूँ, यहाँ से थीटा 90 डिग्री ले लूँ, क्या ले लूँ, 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे 0 होगा तो यहाँ 1 बचेगा, अंडर रूट 1 का क्या वैल्यू होती है, 1 ही होगी, तो P/r³ हो जाएगा। अब एक रिलेशन होता है, इसको हम अलोंग द एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग है, परपेंडिकुलर टू द क्या है, डायपोल है। तो पैरेलल का मतलब है अलोंग, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है इसके जस्ट परपेंडिकुलर, डायपोल के परपेंडिकुलर। तो आप लिख सकते हैं कि E परपेंडिकुलर 2 टाइम्स होता है E पैरेलल। ओके, सिमिलरली आप पोटेंशियल वाले में भी लिख सकते थे। देखो आपको पता है पोटेंशियल दोनों केस में, सॉरी, पोटेंशियल दोनों केस में क्या आया है, ओके, पोटेंशियल दोनों केस में आया है P जब कैसा हो, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा कैसा हो, 90 डिग्री हो। थीटा 90 होता है तो ये 0 हो जाता है, और इसमें आता है तो P होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है मिड पॉइंट पर। लेकिन जब आप एक्सिस के अलोंग देखते हैं या इसी के अलोंग देख रहे हैं तो वो पैरेलल देख रहे हैं, तो इसका मतलब डायपोल के पैरेलल, तो इसका मतलब है वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, ये आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉर्क देखेंगे। देखो अभी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम नॉन यूनिफॉर्म लेंगे तो उस केस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया तब हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म लेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक लेक्चर में। तो अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, क्या लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो डायपोल की जो लेंथ है तो हम लिखेंगे सबसे तो पहले
टॉर्क, क्या लिख टॉर्क क्या निकालना हमें, टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपने एक डायपोल लिया, डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपने डायपोल लिया ऐसे रख दिया। ओके, अब ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल वो है थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई है। ओके, ये डायपोल मूवमेंट होगा, जो डायपोल मूवमेंट होता है वो -2 प्लस होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ डायपोल क्या है, वो L है। ओके, तो डायपोल मूवमेंट P क्या हो जाएगा, L नहीं D ले लो, क्या D, जिससे कि सिंक्रोनस रहे D, तो डायपोल क्या हो जाएगा Q इंटू D। ओके, अब आपको ये भी चीज़ पता है, जैसे ही आप इसके अंदर लिखेंगे तो एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, इस तरफ लगेगा अलोंग द, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा, इसको मैंने F1 नाम दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसको मैंने नाम दे दिया F2। ओके, जिसकी वजह से ये क्या होगा, टर्न करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। इस पे टॉर्क लगेगा अराउंड द पॉइंट P, सॉरी O के अराउंड लगेगा। ये इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया मैंने B। ओके, तो अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, R क्रॉस F, R क्रॉस F, यानी कि वेक्टर R और जो फोर्स लग रहा है F, तो हम किसके अराउंड निकाल रहे हैं, O के अराउंड निकाल रहे हैं, तो दो टॉर्क लगेंगे, टाउ1 और टाउ2। तो हम निकालेंगे पहले टाउ1 टॉर्क, तो हो जाएगा R, यानी कि अब R को हम लिखेंगे यहाँ पे OB वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, और F कौन सा है, F1 वेक्टर है। क्या है, F1 वेक्टर। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना है, किसको, F को, तो क्या हो जाएगा, Q E वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q E वेक्टर। मुझे F2 को लिखना है तो F2 हो जाएगा -Q इंटू E। ओके, वेक्टर के साथ, तो टाउ1 हो जाएगा OB वेक्टर। ओके, Q लिया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, Q है। एक लाइन और लिख लेंगे तो OB क्रॉस Q E वेक्टर, टाउ1 हो जाएगा Q OB क्रॉस E वेक्टर। ओके, नेक्स्ट टाउ1 टाउ निकाल लिया, अब हम निकालेंगे टाउ2। क्या निकालेंगे, टाउ2 निकालेंगे। ओके, टाउ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी से। अब देखो यहाँ पे टाउ2 क्या हो जाएगा, OB, क्या, सॉरी OA वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, कौन सा फोर्स लग रहा है, F, तो F2 हो जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, OA वेक्टर, इसको फॉर्मूला भी लिख लेंगे, तो क्रॉस -Q इंटू E, -Q बाहर आ जाएगा तो टाउ वेक्टर हो जाएगा -Q OA क्रॉस E। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस, अगर अंदर करेंगे तो ये वेक्टर का साइन बदल जाएगा, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से O डायरेक्शन, A से O हो जाएगी। अभी O से A है, अब फिर A से O हो जाएगी, क्रॉस E वेक्टर, क्रॉस E वेक्टर। अब टोटल जो डायपोल है वो कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 वेक्टर एडिशन। तो टाउ इज इक्वल टू, टाउ1 कितना है, टाउ1 ये है Q OB प्लस इंटू
क्रॉस ई वेक्टर। सिमिलरली यहां पर होगा प्लस क्यू ए ओ वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दोनों को एक साथ लिख लेंगे, टाउ इज इक्वल टू क्यू ओ बी प्लस ए ओ क्रॉस ई वेक्टर। टाउ इज इक्वल टू क्यू ए ओ प्लस ओ बी वेक्टर। हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर एडिशन में। आपको पता है, क्या पता है, अगर मैं दो वेक्टर लेता हूँ p और q, तो p प्लस क्यू इक्वल टू होता है q प्लस p वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, जो ए ओ है उसको पहले लिख लेंगे, ओ बी को बाद में लिख लेंगे, तो ये पूरा जो वेक्टर है वो ए बी वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बी वेक्टर बन जाएगा। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्यू ए बी वेक्टर, क्या बनेगा? ए बी वेक्टर बनेगा क्रॉस ई वेक्टर। और ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी, ठीक है। तो हम इस ए बी को इसकी लेंथ वाला वेक्टर मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर करें, टाउ इज इक्वल टू क्यू डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और टाउ क्यू डी क्रॉस ई वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू डी होता है मोमेंटम, डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा एन कैप टॉर्क। ओके, तो इस तरीके से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। आपको टॉर्क निकालने के लिए भी, मतलब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि टॉर्क निकालना है, एग्जाम में पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का। जैसे जैसे अब एंगल चेंज होगा वैसे वैसे ये टॉर्क चेंज होगा, क्योंकि साइन थीटा पे ये डिपेंड करेगा। एन कैप बताएगा आपकी डायरेक्शन, एन कैप क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा ऑफ द टॉर्क, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। क्या है? कंजर्वेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब हो गया जो वर्क डन होगा वो माइनस ऑफ पोटेंशियल होगा, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ओके, तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, इसी को हमने क्या किया, डायपोल को किस में रख दिया? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल लिख लो, ड्यू टू डायपोल। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो dw जो होगा वो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क है, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क और थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा ले लिया। अब हम क्या करेंगे? dw, क्योंकि टॉर्क लिखेंगे तो p e लिखेंगे। क्या लिखेंगे? p e साइन थीटा डी थीटा लिखेंगे माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है अगेंस्ट द डायपोल वर्क करेगा, अगेंस्ट द डायपोल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो माइनस साइन लिया वो इसलिए लिया क्योंकि ये जो फोर्स होगा
देखो डायपोल मूवमेंट इधर की तरफ करेगा और आप किधर की तरफ कर रहे हैं, इधर की तरफ करें, तब के लिए ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क के अगेंस्ट आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप वर्क डन, क्योंकि ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण है और वो उतना ही फोर्स लगेगा जितना यहाँ पे ये लग रहा है, यानी कि दैट मीन्स उतना ही टॉर्क लगाना है आपको, एक्सटर्नल टॉर्क, जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रही है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए ये माइनस साइन आ गया। ओके, अब आपको पता है dw इज इक्वल टू माइनस du, या उल्टा लिख लें इसको, du इज इक्वल टू माइनस dw, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा pe साइन थीटा डी थीटा। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो du को इंटीग्रेट करेंगे, u 90 से u थीटा तक। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इंटीग्रेट करेंगे, थीटा 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक, pe साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस pe कॉस थीटा 90 थीटा, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा u थीटा माइनस u 90 इज इक्वल टू माइनस pe, पहले हम cos थीटा रखेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, और जब हम cos थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा pe cos थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा डिग्री लिया, अब इसको यहाँ पे रखा हुआ, कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर उसको रख के आपने क्या किया कि अब वर्क डन स्टार्ट किया, तो आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया डी थीटा, तो आप डी थीटा डिस्प्लेस करने के बाद इसको कहाँ तक लेके आ रहे हैं, थीटा एंगल तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट कहाँ से करना है, इससे थीटा तक, और 90 डिग्री पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। एट 90 डिग्री u90 बिकम्स 0, क्या होती है, 0 होती है। तो हम इसको लिखेंगे u थीटा इज इक्वल टू माइनस pe कॉस थीटा, या हम कह सकते हैं u थीटा इज इक्वल टू माइनस p डॉट e वेक्टर। ओके, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ चीज़ें इसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल मतलब आज आपका कौन सा दिन है, थर्सडे है, तो हम लोग फ्राइडे को इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्राइडे को मैं एक क्लास और लूँगा, जिससे कि आपकी ये यूनिट पूरी आधी कंप्लीट हो जाएगी। आधी क्या, आधी से ये मान लो कि ये 1/3 कंप्लीट हो जाएगी, 2/3 कंप्लीट हो जाएगी, 1/3 आपकी बची हुई है। तो 1/3 में एक लेक्चर और लगेगा 1/3 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आज थर्सडे है, तो फ्राइडे को हम लोग मिलते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद होली भी है, तो होली में भी हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।